साथियों, हम आपका स्वागत करते हैं मूल निवासी टाइम्स इस न्यूज़ चैनल पर। आज यहाँ से हम आपको लाइव कार्यक्रम का कुछ अंश भाग दिखाने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से तीसरा राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश में रखा गया है और इसी संदर्भ में इसकी अध्यक्षता करने वाले माननीय विलास खरात साहब ने किस तरह से जो ब्राह्मणवाद इस देश में फैला हुआ है, किस तरह से हिंदू मुस्लिम की आपस में बैर कराकर, लड़ाई कराकर किस तरह से वोट बटोरने का काम इस देश में किया जा रहा है, किस तरह से इस देश की शांति अखंडता को नष्ट किया जा रहा है और किन ऐतिहासिक कारणों से भारत का प्रत्येक नागरिक यह मूल निवासी है और इस देश का हुक्मरान है। ये सारा बात जो है माननीय विलास खरात साहब ने इस भाषण के माध्यम से बताया। तो आइए देखते हैं इस भाषण के कुछ अंश। और आपके कर्मचारी कह रहे हैं कि वो फाइल मिल ही नहीं रही है। तो उनको लगा कि अलीगढ़ में मुसलमानों का सम्मेलन हो रहा है और ये बामसेब के साथ जुड़कर हो रहा है, तो वो लोगों को लग रहा है इनको डरा कर देखा जाए, मगर हमें डराने वाले खुद हमसे डरते हैं। हरियाणा में ऐसा ही एक कार्यक्रम था, हॉल के अंदर कार्यक्रम था, वहां का जाट व्यक्ति ने वो हॉल बुक किया था और कार्यक्रम का नाम था डीएनए कॉन्फ्रेंस। अब ब्राह्मण सबकी चर्चा करना चाहता है मगर डीएनए की चर्चा नहीं सुनना चाहता और नहीं होने देना चाहता। उन्होंने इस कार्यक्रम को विरोध किया। आर्टिकल 19 के तहत हमें आजादी है अपनी विचारों की अभिव्यक्ति की, बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी है, संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण ढंग से संगठन चलाने की आजादी है। तो उनको कहा कि तुम हमारा अगर कार्यक्रम रोक रहे हो तो ये संविधान पर पाबंदी लगाने का मामला है, ये हमारे बोलने की आजादी का मामला नहीं है, संविधान पर पाबंदी लगाने का मामला है। तो फिर हम लोग आपका मुकाबला संवैधानिक तरीके से करेंगे। और वहां से ऐलान किया कि अगर रोहतक हरियाणा में कार्यक्रम नहीं करने देते हो तो हम जल्द ही नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाएंगे। फिर उनको बोलने का अवसर नहीं मिला, रोकने का अवसर नहीं मिला। और 6 अक्टूबर को जब हमारी आरएसएस के मुख्यालय पर 1 लाख लोगों को अपील किया था, उन्होंने 183 ट्रेन रद्द कर दी थी, साउथ से और नॉर्थ से नागपुर की तरफ जाने वाली। हमने केवल 1 लाख लोगों को इनवाइट किया था और मुसलमान लोगों को कहा था आपको बिल्कुल नहीं आना है। ये लड़ाई वो कह रहे हिंदू मुसलमान और वो लोग हमारे लोगों को हिंदू कह रहे हैं, तो देख रहे हैं तो हिंदुओं को हिंदू की विरोध कर रहे हैं। मूलवासी वर्सेस विदेशी की लड़ाई होगी। वहां 4.5 लाख लोग पहुंचे और मोहन भागवत आरएसएस के मुख्यालय को ताला लगाकर भाग गए। तो ये जानकारी मैं इसीलिए आप लोगों को शेयर कर रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन भी चल रहा है। देश और दुनिया के लोग सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई कानून का राज नहीं है। अब उन पुलिसों की भी मजबूरी है। कल गोरखपुर विश्वविद्यालय, आज की ब्रेकिंग खबर है, उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज वजूद में नहीं है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पुलिस की मौजूदगी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो आरएसएस की छात्र संगठन है, उन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में मरते तक मारा।
और पुलिस को भी मारा, पुलिस को भी मारा, वाइस चांसलर को भी मारा, जो रजिस्ट्रार बचाने आया रजिस्ट्रार को भी मारा। और किनारे में, आज की मैंने तो खबर पढ़ी, किनारे में बोल्ड अक्षर में खबर, एक बोल्ड अक्षर में 2 लाइन लिखी है, पुलिस ने ये जवाब दिया जिनकी पिटाई हुई उन्होंने ही एफआईआर नहीं की है, इसलिए जिन्होंने पीटा उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। अरे पुलिस को तो पीटा, पुलिस ने तो एफआईआर करनी चाहिए। अरे कुलगुरुओं को पीटा तो इस देश का सबसे बड़ा ओहदा होता है वाइस चांसलर। इतने बड़े यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर की औकात आरएसएस के लोगों ने निकाली है, तो उत्तर प्रदेश में कोई कानून नाम की सिस्टम नहीं बची है। ये इस बात का सबूत और प्रमाण है। मैं धिक्कार करता हूँ योगी आदित्यनाथ की सरकार का कि जो शिक्षा संस्थाओं को तक सुरक्षित नहीं रखा है। और ये जो तंजीम है ये मुसलमानों की तंजीम है, मगर इसको चलाने वाला वामन मेश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम है। साथियों, ये जो चर्चा हम हमारे समाज में कर रहे हैं ये बेदारी करने के लिए कर रहे हैं, जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहां पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो रही है, असेंबली में डिबेट नहीं हो रही है, कम से कम ये समाज की भी तो पार्लियामेंट है, समाज की भी तो असेंबली है, यहाँ तो अपने मुद्दे की चर्चा हो। हमारी भी कुछ एजेंडे है, हमारी भी कुछ सिद्धांत है, इसलिए जो मुद्दे हम लोगों ने बनाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव है। एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता। आज जो देश की सूरत हाल बनी हुई है वो इसी वजह से बनी है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की जो आबादी है वो लगभग 85% है। और 85% लोगों ने कांग्रेस एक पार्टी रहेगी, बीजेपी एक पार्टी रहेगी, तो देश का जहन इस मीडिया ने इस तरीके से बनाया कि देश में 2 ही पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी। पार्टी को राष्ट्रीय मान्यता किस आधार पर मिलती है? वोट के आधार पर मिलती है। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने के लिए वोट की जरूरत होती है। वोट कितने हैं? कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी नहीं है, शेड्यूल कास्ट की पार्टी नहीं है, बैकवर्ड कास्ट की पार्टी नहीं है, ये ब्राह्मणों की पार्टी है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उसका प्रेसिडेंट जो था वो अंग्रेज था, सर एलन ह्यूम। यानी जो आजादी का आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे वो अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट को अंग्रेज को ही क्यों चुना। अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ जब ये आजादी का आंदोलन चला रहे थे तो अंग्रेज को ही प्रेसिडेंट क्यों चुना? 6 प्रेसिडेंट अंग्रेज बने। कांग्रेस के केवल सर एलन ह्यूम ही प्रेसिडेंट नहीं बना, 6 और लोग हैं, कुल 6 लोग अंग्रेज बने। कांग्रेस के संस्थापक है पूना के ब्राह्मण तिलक, गोखले, रानड़े, बंगाल के ब्राह्मण है चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी। इसमें क्या है? हमारा भाई चिल्ला रहा, हमारा भाई हमारे हक के लिए बोलना होगा कि शेख खान पठान वगैरह। इसमें क्या है? शेख खान पठान इसमें क्या? हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। कांग्रेस की स्थापना ब्राह्मणों ने की। आरएसएस की स्थापना किसने की? कांग्रेस के ही डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, इधर बगल में ही हाईवे को लगा हुआ एंट्री बोर्ड पर हेडगेवार का पोस्टर लगा हुआ है। जैसे आप अलीगढ़ में प्रवेश करते हो तो आपको हेडगेवार की तस्वीर देखने को मिलती है। वही हेडगेवार की मैं बात कर रहा हूँ। ये महाराष्ट्र स्टेट के सेक्रेटरी थे और ओरिजिनल कांग्रेसी थे
और प्लानिंग में 1925 में आरएसएस की स्थापना की गई। हमारे लोगों के पास किताबी जानकारी है, मगर उस किताबी जानकारी को समझना कठिन है। क्यों पैदा किया आरएसएस को? आरएसएस क्यों पैदा हुआ? आरएसएस 3 तंजीम अचानक पैदा हुई। 1918 से लेकर 1925 तक ये घटना हुई। ब्रिटिश लोगों ने ये तय कर लिया कि भारत को हम छोड़ेंगे, मगर हम लोग भारत को मुक्त करने के पहले भारत में दस्तूर का निजाम कायम करना होगा। इसलिए पहला कमीशन आया, साउथ ब्यूरो कमीशन, और साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने मुसलमानों ने डिमांड रखा। मुसलमान की डिमांड मान्य हुई। उनकी डिमांड थी कि हम हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, हम सेपरेट है। मुसलमानों को सेपरेट मानकर कम्युनल अवार्ड दिया गया, सिखों को कम्युनल अवार्ड दिया गया, एंग्लो इंडियंस को कम्युनल अवार्ड दिया गया, और बैकवर्ड कास्ट से डॉक्टर अम्बेडकर आए। उर्मी समाज से भास्कर राव यादव जो शाहू महाराज के शागिर्द थे, बाईकास्ट मराठा थे, उन्होंने डिमांड रखी कि हम भी बैकवर्ड है और हमें हिंदू नहीं माना जाए और हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट का अधिकार दिया जाए। तब ब्राह्मणों को खतरे की घंटी महसूस हुई। ब्राह्मण को भविष्य दिखाई देने लगा कि मुसलमान ही नहीं, सिख ही नहीं, बैकवर्ड कास्ट के लोग, आदिवासी लोग, अछूत जाति के लोग अपने आप को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। ये ध्यान में रखकर बाल गंगाधर तिलक जगह जगह स्पीच किया और भाषण में कहा कुर्मियों का काम पार्लियामेंट में जाकर क्या हल जोतना है, उनको हल जोतना है, पार्लियामेंट में नहीं जाना है। नाई का काम हजामत करना है, उसको कानून बनाने वाली संस्था में हम नहीं जाने देंगे। हर जातियों का नाम अपने स्पीच में लेकर तिलक ने कहा ये काम केवल ब्राह्मणों का है। इसलिए आप देखते हो 1920 के बाद 20 के बाद क्या हुआ? आनंद फानंद में ब्राह्मणों ने वहां नासिक में मीटिंग बुलाई और नासिक में ब्राह्मणों ने मीटिंग करके हिंदू महासमाज की स्थापना की। यानी हिंदू शब्द का प्रयोग 1918 के बाद शुरू हुआ। 1925 में आरएसएस की स्थापना की, जो ओरिजिनल कांग्रेस का ही स्टेट का सेक्रेटरी था। इस तरीके से भारत के लोगों को आज दो ही विकल्प रखा, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस। साथियों, कांग्रेस के संबंध में कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं हम सेकुलर हैं। अयोध्या का जो मामला आया तो अयोध्या में 22-23 दिसंबर 1949 को नेहरू जी ने वहां का फैजाबाद जिले का जो कलेक्टर था उसके हाथ से मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रखवाई। सेकुलर हम दो ही विकल्प मान रहे हैं, कांग्रेस नीति। हमारे लोगों को तारीखी इतिहास मालूम नहीं है, भूल जाते हैं। वो मूर्ति उनको वहां नहीं मिली तो गोरखपुर के पोद्दार नामक ब्राह्मण से लाई। जो गोरखपुर का हनुमान पोद्दार जो है, ये गोरखपुर प्रेस का फाउंडर है। तो नेहरू जी ने योजना बनाकर वहां मूर्ति रखवाई। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाबरी मस्जिद के मामले की सुनवाई हो रही थी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने साथियों 2 बजे नमाज की जमात होगी कि आपको सूचना साथियों ने दी है। ये बगल में आपको इसकी व्यवस्था कराई गई है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने ये मामला उठाया कि बाबरी मस्जिद के अंदर जो मूर्ति रखाई गई उससे विवाद हुआ। केंद्र में बैठे हुए नेहरू और उत्तर प्रदेश को ताला लगाया गया है, तो ताला खुलवाओ, कैसे भी करो ताला खुलवाओ। 1949 से 1986 तक वहाँ विवाद को कायम था। अब उनको जल्दी पड़ी और लोकसभा के प्रचार की पहली सभा शिलान्यास करके करवाना था, तो उस जज ने राजू जी के कहने पर फैजाबाद जिले के ब्राह्मण जज ने ताला खुलवाया। ताला खुलवाने की वजह उसने बताई कि मैं जब ऐसा बैठा था, खिड़की से देख रहा था, तब वहाँ एक काला बंदर बैठा हुआ था। कोर्ट में आने जाने वाले लोग उसको चने फुटाने दे रहे थे, वो खा नहीं रहा था, ब्रेड दे रहे थे, वो चुपचाप मेरी तरफ खिड़की से मुझे देख रहा था, मैं उसकी तरफ देख रहा था, और देखा देखी में मुझे दैवी संदेश मिला कि मुझे ताला खुलवाना चाहिए। मैंने फौरन कलम उठाई और विवादित जगह का ताला खुलवाने का आदेश दे दिया। फिर मैं वहां से निकल पड़ा, मेरे साथ पुलिस लोग थे, सरकारी गाड़ी थी, उससे मैं निकल कर मेरे सरकारी आवास पर गया, तो जो मायूस काला बंदर बैठा था वही बंदर मेरे सरकारी बरामदे में झूम रहा था और कुदर रहा था, मतलब खुशी से झूम रहा था, उछल रहा था। तब मुझे लगा मैंने जो फैसला दिया वो जायज फैसला है। ये जज ने रिटायर होने के बाद DRG साहब उसने अपनी बायोग्राफी लिखी और बायोग्राफी में उसने वाकया लिखा। तो आप कल्पना करो जजेस का इस्तेमाल किस ढंग से किया जा रहा है, किस ढंग से किया जा रहा है। ये कानून है, इसको कानून डाला जा सकता है। तो इस देश में सेकुलर नामक जो कॉन्सेप्ट है, क्या सेकुलर का ठेका मुसलमान के लिए है? 5 साल बाद वही चौराहे पर नजर आते हैं मुसलमान सेकुलर की तख्ती लेके हुए। तो इस देश में 3.5% ब्राह्मणों के 5 राष्ट्रीय दल बन गए। कांग्रेस ब्राह्मण दल, बीजेपी ब्राह्मणों का दल, कम्युनिस्ट पार्टी, भाजपा ब्राह्मणों की पार्टी, 5वें नंबर की पार्टी है ममता बनर्जी, ब्राह्मणों की पार्टी है। एक भी राष्ट्रीय दल मुसलमान का नहीं है, एक भी राष्ट्रीय दल शेड्यूल कास्ट का नहीं है। जमहूरियत में वोट हमारा है, राज अल्पसंख्यक विदेशी लोगों का चल रहा है। शेड्यूल कास्ट की एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं। जो पार्टी बनाई थी माननीय कांशीराम जी ने, उस पार्टी को सतीश मिश्रा ने 0 पार्टी में तब्दील कर दिया। बनाई थी उन्होंने, मेहनत से बनाई थी। उस पार्टी में ब्राह्मण की घुसपैठ हो गई, पार्टी का सत्यानाश हो गया। ओबीसी की भी एक भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं है। तो ये जो एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता, इसके पीछे मकसद ये है कि आप आरएसएस और बीजेपी को दुश्मन मानते हो। ये तो समझ में आ रहा है कि आपको ये दुश्मन नजर आ रहा है, मगर मीडिया के द्वारा जो बातें प्रचार में लाई जाती है, आप उसी के प्रभाव में आते हो। तो किस आधार पर माना जा सकता है कि आपको जालिम और दोस्त पता चल गया है? साथियों, अभी ये जो देश में गठबंधन बनाने की बात चल रही है, गठबंधन बनाने के लिए कौन सा नाम होना चाहिए इसकी भी चर्चा हो रही है। मगर राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, यानी सभी समस्याओं का मूल जड़ ईवीएम है। मुझे आश्चर्य लगा उस दिन जब इनकी साउथ इंडिया से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई राहुल गांधी की, और वो अलग अलग राज्यों से निकलकर जम्मू कश्मीर में पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में जब इनकी भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, तो उस मंच पर फारूक अब्दुल्ला जो वहां के बड़े नेता है और बुजुर्ग नेता है, उनका स्पीच हुआ। वो आज भी कहते हैं मैं भले ही मुसलमान हूं, मगर मैं ओरिजिनल काश्मीरी ब्राह्मण हूं।
वो आज भी कहते, खुले हम कहते, वो छुपाते नहीं। इस अर्थ में वो ईमानदार है यानी वो देश बदल के अंदर घुसे हुए। इस्लाम में कोई वंशवाद नहीं, मगर जिस दिन राहुल गांधी वहां पहुंचे, उन्होंने एक तकरीर दी 10-15 मिनट, और राहुल गांधी तालियां बजा रहे। उसमें उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसकी प्रेरणा उनको कहां से मिली। हमें पता ही नहीं चल रहा था कि उनको प्रेरणा कहां से मिल रही है, वो खुद बता नहीं रहे थे। मगर फारूक अब्दुल्ला को हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसने सही वजह बता दी, वो भी मुंह पर बता दी। उसने कहा ऐसे ही भारत की यात्रा शंकराचार्य ने शुरू की थी। आदि शंकराचार्य ने ऐसी ही भारत की यात्रा शुरू कर दी थी। ये दूसरा शंकराचार्य, राहुल गांधी बोले दूसरा शंकराचार्य है। आपको मालूम नहीं इतिहास में मुसलमान का मॉब लिंचिंग अभी हुआ, पहला मॉब लिंचिंग जो हुआ वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुआ था। यहाँ के जो भिक्खु लोग थे उनको मॉब लिंचिंग करके मारा था, ऑर्डर निकाला था कि जो कोई सर कलम ला के देगा वंश का, उसको 100 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। और दूसरा मॉब लिंचिंग इसी आदमी ने किया था, आदि शंकराचार्य, और उसके जरिए से भारत से बौद्ध धर्म को खत्म किया गया। तो ब्राह्मण था। तो इसका संदर्भ आपकी समस्याओं को लेकर कर रहे हैं क्या हो? मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो रहा है, इसलिए मैं भारत जोड़ो सुन रहा हूँ। आदिवासियों को नंगा करके पिटाया जा रहा है, इसीलिए मैं भारत जोड़ो कर रहा हूँ। किसानों को सुसाइड करना पड़ रहा है, क्या आपके एजेंडे को लेकर कर रहे? नहीं, ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लोग काम कर रहे हैं। उनके भी बयान आते हैं। जब ये बाबरी मस्जिद का फैसला आया, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ने अखबार में इश्तिहार छापा, सारे हिंदी अखबार में उसकी इश्तिहार है, और हेडिंग था मैं बधाई देना चाहता हूँ कांग्रेस का सीएम, कांग्रेस का सीएम, मैं बधाई देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने राम मंदिर बनाया। ये सपना तो नेहरू जी और राजीव जी का हुआ, राजीव जी का था, आपने पूरा किया, आपको बधाई। हमारा काम साथियों, आपको अगर इस देश में आपका सत्यानाश अगर कोई वजह से हो रहा है, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होने के कारण हो रहा है। 70 साल हो गए तथाकथित आजादी को, 65,000 फसाद कराए, कांग्रेस के कार्यकाल का रिकॉर्ड है, 65,000 फसाद कराएंगे। आज आरएसएस पर पाबंदी लगाने के लिए कर्नाटक का चुनाव था, तो कहा हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। हम किस पर पाबंदी लगाएंगे? अगर कर्नाटका में चुन कर आए तो हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाए। बजरंग दल तो बच्चा है, बाप तो आरएसएस है। आरएसएस पर कब पाबंदी लगाओगे? आरएसएस पर कब लगाओगे? 2006 में, 2008 में, 2009 में और सन 2011 में सबूत मिल गए थे कि देश के अंदर जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं ये आरएसएस के लोगों ने, सबूत मिल गए थे, एविडेंस मिल गया था। इतना ही नहीं, ये जानकारी आप लोगों को शायद वो पहली बार आप सुन रहे होंगे, 26/11 का हमला, यह भारत सरकार की जो आईबी विभाग है उनके द्वारा और पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा एडजॉइनिंग बॉम्बिंग में किया गया। ये जानकारी महाराष्ट्र का पूर्व आईजी मुशर्रफ साहब ने लिखा हुआ है कि भारत में प्लानिंग में फसाद किया गया, ये तो है, मगर इंटरनेशनल ग्रुप के साथ समझौता करके 26/11 का किया गया। सारे सबूत थे, पाबंदी लगा सकते थे आरएसएस के ऊपर, मगर पाबंदी नहीं लगाया। 2011 की बात है। आज भी आज तक चैनल जो ऑनलाइन है उस पर एक खबर आज भी अवेलेबल है इंटरनेट पर। आरएसएस का प्रवक्ता भैया जोशी और उसके साथी लोग
तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाकर मिले और मनमोहन सिंह को उन्होंने लिखित में मेमोरेंडम दिया और मीडिया में खबर छपकर आई। वो खबर ये थी कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ लंबी बैठक करके चर्चा की। हमारी बात यही थी कि महाराष्ट्र एटीएस ने जो लोग पकड़े हैं उसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित है और एक शंकराचार्य पांडे है, उत्तर प्रदेश का रमेश उपाध्याय है, बंगाल का असीम चटर्जी है। इन लोगों से संघ के प्रमुखों और जो संघ का दूसरा बड़ा नेता इंद्रेश कुमार, इन दोनों के जान को खतरा है, इसलिए इनको जल्द से जल्द कार्रवाई करो, ऐसा हमने लिखित में मेमोरेंडम दिया। यानी कोई क्राइम करना है तो लिखित में क्या दिया, हम इसके विरोधी है। और जो जांच कर रहा था 26/11 में वही मारे गए। यानी क्राइम करने का कितना ठंडा दिमाग है। रिकॉर्ड में दिखाया, कल हमारा नाम अगर लीक हो गया, रिकॉर्ड में क्या दिखाया, हमने तो कहा इनसे जान को खतरा है और जिन लोगों से जान को खतरा है वो एटीएस प्रमुख करे और वो जो कामते थे वही कैसे मारे गए जो उनकी जांच कर रहे थे। ये भी बड़ी गजब की बात है। दूसरे अधिकारी मरते तो हम मानते हैं, मगर मरे वही क्यों जिन्होंने आरएसएस को बयान करने के तमाम सबूत लाए थे। साथियों, आज आरएसएस अगर जिंदा है उसकी वजह कांग्रेस है। ये रियलिटी है, ये कोई साधारण बात नहीं है। जिस महिला ने जिसका वोट टैपिंग किया, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का वोट टैपिंग किया गया और उसकी खबर लीक हो गई मीडिया में, उसका क्या डायलॉग है, मेरे नाम की स्कूटर है। अरे तुमने मस्जिद के किनारे लगाया, तुम बीचों बीच क्यों नहीं लगाया? इतने कम मुसलमान क्यों मरे? उसका डायलॉग है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का डायलॉग क्या है, मालेगांव के अंदर मेरी स्कूटर है, उसका मेरे नाम पर दर्ज है। वो उसकी प्लेट रहेगी इसीलिए पता चला, वो प्लेट ज्यादा फट जाता तो पता नहीं चलता। तो वो कह रही है मुझे उसका डर नहीं है, मगर वो जिसको जिम्मेदारी लगाया था वो कह रही है इतने कम मुसलमान क्यों मरे। ये लीक किया कांग्रेस के समय में, हमको कहां से पता चला? अखबार में खबर पता चला। किसने लीक किया? कांग्रेस के लोगों ने लीक किया। अब उनके पास इतना ठोस सबूत है, उसने खुद कबूल किया। आज वो कहाँ होनी चाहिए थी? प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहाँ है? आज वो कहाँ होनी चाहिए थी? वो तो जेल में होनी चाहिए थी। उनके ऊपर तो मुकदमा लगा था, फिर भी उनको जमानत नहीं मिल सक रही थी। इसके बावजूद साथियों आज वो बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि कांग्रेस ने आरएसएस को पूछा। तुम सब विषय पर बोल रहे हो, मगर ईवीएम के मामले में तुम चुप्पी साधे हुए हो और ईवीएम के मामले में अपर कास्ट नेता नहीं बोल रहे हैं, मुस्लिम नेता भी नहीं बोल रहे। मुसलमानों को कहां से पता चलेगा ईवीएम घोटाला होता है? मुसलमानों को भी इसके बारे में बेदार नहीं किया जा रहा है। ईवीएम ही मुसलमानों के मॉब लिंचिंग की वजह है। ईवीएम के कारण ही मुसलमानों को घृणा की नजर से देखा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। ईवीएम के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। 8 अक्टूबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी के पक्ष में फैसला आया। सुब्रमण्यम स्वामी आज किधर है? राज्यसभा का मेंबर है। किधर है? बीजेपी के अंदर है। उसने केस दर्ज किया, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाया और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईवीएम से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते, ईवीएम मशीन से गड़बड़ी करना संभव है। यह फैसला 8 अक्टूबर 2013 को दिया। हमारे लोगों को इसकी खबर भी मालूम नहीं है क्योंकि मीडिया ने इस खबर को ब्लैकआउट कर दिया। आज अगर हमारे लोगों को
2013-2023 चल रहा है, इसके बारे में अगर बेदारी होती तो दुश्मन के नॉन इशू पर लड़ने की वजह हम हमारे इशू पर लड़ते हैं। आज क्या हो रहा है? मुसलमान का इशू कौन सा है? तो मोदी तय कर रहा है। आदिवासी का इशू कौन सा है? वो आरएसएस तय कर रहा है। अरे हमारा इशू हमको तय करने दो ना, हमारी क्या समस्या है? 8 अक्टूबर 2013 को फैसला आया और उस फैसले के साथ दूसरा एक फैसला आया कि अगर ईवीएम से गड़बड़ी होती है तो चुनाव कैसे करें 2014 में। तब इन्होंने स्टैंड लेना चाहिए था, ठप्पे वाला तंत्र लगाओ, बल्कि उन्होंने भी आग्रह किया हाँ ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई जोड़, इसमें डेवलप किया जा सकता है। तो उसमें ये जोड़ा गया, कोर्ट ने दूसरा फैसला दिया, ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी सिस्टम लगाओ, यानी पर्ची निकलने वाली मशीन लगाओ। 2014 में चुनाव हुए, कितना वीवीपीएटी लगाया? भारत के लोगों को चुनाव आयोग अभी भी नहीं बता रहा है। इसीलिए हम कभी कभी गुस्से में आकर लोकतंत्र को बचाने के लिए बोलते चुनाव आयोग क्या है? ये चुनाव आयोग ये जानकारी छुपा रहा है, चुनाव लगा रहा है। पान बनाने वाला चुनाव लगाता है ना, ये चुनाव लगाने वाला आयोग है, कोई इलेक्शन पारदर्शी ढंग से करवाने वाला नहीं है। 2014 में चुनाव हुए, केवल मात्र 0.31 0.5% भी वीवीपीएटी नहीं लगाया और इस तरीके से 2014 में बीजेपी ने घोटाला करके केंद्र की सत्ता हथिया ली। कांग्रेस और बीजेपी का आपसी समझौता है, हम तुमको चोर बोलेंगे, राफेल का घोटाला करने वाले बोलेंगे, चौकीदार बोलेंगे, मगर तुम्हें ईवीएम का घोटाला करने वाले महाचोर है ये नहीं बताएंगे। हर मुद्दे पर बोलते हैं मगर ईवीएम के घोटाले पर नहीं बोलते हैं। 2019 में भी समझौता हुआ और 2019 के समझौते के साथ कांग्रेस बीजेपी ने प्लानिंग करके केंद्र में बीजेपी को चुनकर लाया। अब कर्नाटका में जो कांग्रेस की सरकार आई है, ये उसी समझौते का नतीजा है कि देश भर में वामन मेश्राम ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू कर दिया था और उन्होंने ऐलान किया था कि 2024 के चुनाव में हम ईवीएम फोड़ेंगे। बोल ही रहे थे कि कर्नाटक में कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन फोड़ी भी गई थी, तो लोगों का डाउट बढ़ने लगा। तो कांग्रेस बीजेपी के लोगों को लगा अब लोगों का यकीन कैसे रहे, तो कुछ राज्यों में गैर बीजेपी वाले लोगों को चुनकर लाया जाए, बाद में ईडी के द्वारा उनकी सरकारें गिराई जा सकती है। अब ऐसा हुआ, पूर्ण रूप से देश में ब्राह्मण राज काबिज हो गया है और ब्राह्मण राज काबिज होने की जो वजह है, मुसलमानों ने भी अपने दोस्त दुश्मन को पहचानना होगा। एससी एसटी ओबीसी के अंदर बेदारी कर रहे हैं और ये जालिम लोग है, 3.5% वाले जालिम लोग हैं और ये जालिम लोगों को ताकत देना बंद करना होगा। अगर मुसलमान इस देश में डेमोक्रेसी होने के बावजूद मार दिए जा रहे हैं, हत्या कर दी जा रही है, मॉब लिंचिंग कर दिया जा रहा है, तो आने वाले समय में क्या करना होगा? आने वाले समय में मुसलमानों के अंदर सामाजिक लेवल का लीडरशिप पैदा करना होगा। माफ करना, सामाजिक लेवल का लीडरशिप नहीं होने के कारण क्या हो रहा है? कोई भी मौलाना आरएसएस के मंच पर जा रहा है, उसको कोई रोक नहीं, कोई भी जा। हमारा एजेंडा हिंदू मुसलमान एकता का नहीं है, हमारा एजेंडा हिंदू मुसलमान एकता का नहीं है। हिंदू यह गाली है, ये ब्राह्मण लोग बोलते हैं हिंदू ये गाली है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब में पेज नंबर 81 पर लिखा, क्या लिखा? हे ब्राह्मणों, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है जिसका अर्थ होता है नीच, कपटी, छली, गुलाब। तो ये तुम्हारी पहचान नहीं हो सकती है। जो ब्राह्मण 1884 में गाली मान रहे थे, आज वो गर्व के समान मान रहे। इसलिए आने वाले समय में ब्राह्मण लोग हिंदू मुसलमान ये उनका गेम का फायदे वाला गेम है। तो हमारी लड़ाई हिंदू मुसलमान एकता की नहीं है, हमारी लड़ाई मूल निवासियों की एकता है। अब डीएनए ने तय कर दिया है, हम इतिहास करना चाहते थे, इतिहास का
इतिहास का सिद्धांत क्या है? तो मैं ये बात कहकर मेरी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। अब इतिहास का सिद्धांत डीएनए है। जब बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्या करेंगे, वो सीए एनआरसी लागू करेंगे, तब हमारे तंजीम ने माननीय मोहम्मद मेशराम जी ने ऐलान किया, हम भी चाहते सीए एनआरसी लागू करो, मगर वो डीएनए के आधार पर लागू करो। तब जाकर ये जबरदस्त हथियार है डीएनए। तो डीएनए ने प्रूव कर दिया कि भारत के अंदर रहने वाली एक जमात है जिसका नाम है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण नाम बात का नाम है, मगर इनका साइंटिफिक जो उनकी जमात आज वहां रहती है, काले यूरोप और रशिया के मध्य भूभाग में इनकी जमात रहती है, उसका नाम है वेस्ट यूरेशियन पीपल यावनिया कम्युनिटी। यावनिया उनका नाम है, यावनिया स्टेट पैस्टोरलिस्ट। स्टेट पैस्टोरलिस्ट का हिंदी में अर्थ होता है जंगली लोग, असभ्य लोग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो डीएनए रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण लोग तो विदेशी है ही, मगर उनका नाम आज भी असभ्य जमात है, जंगली जमात है। वो 3.5% है और 3.5% लोगों ने यहाँ के असल बाशिंदे लोगों को, यानी हम लोगों को आज अछूत बनाया, जंगलों में खदेड़ दिया, अछूतों की 1700 जातियां, आदिवासियों की 800 जमातियां, ओबीसी सबसे ज्यादा ताकतवर कौम है, मगर वो भी तब तक ताकतवर नहीं बनेगी जब उनको 4,500 जातियों के तोड़े गए जातियों को जब तक इकट्ठा नहीं किया जाएगा, तब तक ओबीसी तो टुकड़े में बनी रहेगी। 6,500 जातियों के टुकड़े में बांटा है। हमारे भाई कह रहे थे कि ब्राह्मणों ने हमको तोड़ा, ठीक है, मगर मुसलमान भी क्यों प्रैक्टिस करता है? तो मुसलमान के अंदर भी घुसे होंगे ना, तो जैन में भी घुसे है, वो तो बुद्धिस्ट लोगों में भी घुसे है, वो तो हर धर्म में घुसे हुए हैं। आपको अगर लड़ना है तो आपस में लड़कर नहीं लड़ा जा सकता, लोगों को दिमाग से तैयार करके लड़ाया जा सकता। आपस में लड़ने का हुनर दुश्मनों का हो सकता है, और इसीलिए आप लोगों को इतिहास अगर करना है तो डीएनए के आधार पर अब इस देश में नई जंग शुरू हो गई है, और वो जंग है विदेशी बनाम मूल निवासी। भारत के मुसलमान मूल निवासी मुसलमान हैं और उनका डीएनए एससी एसटी ओबीसी का डीएनए एक है। तो ये आज भले ही राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का अधिवेशन चल रहा है, मगर ये बामसेब की एक इकाई है। ऐसे 90 अफसर भी हमने बनाए हैं, तो लड़ाई लड़ेंगे। हमारी आबादी तो ज्यादा है, मगर हमारे लोगों को बेदार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा दुश्मनों ने लात मारकर बेदार किया, कुछ वाणी से, कुछ प्रचार से बेदार हो रहे हैं, कुछ उधर से मार पड़ने से बेदार हो रहे हैं। तो दोनों तरफ मामला क्रिएट हो रहा है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए आभार और धन्यवाद, शुक्रिया।